हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता एक बार फिर मौजूद हूँ आपके सामने अपने सोशल इंस्टीट्यूशन सीरीज का पार्ट 2 लेकर। और इस सेकंड पार्ट में हम फैमिली के बारे में बचे हुए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हमारे पिछले वीडियो में नहीं कवर हो पाए थे। और परिवार के सेकेंड पार्ट में हम इसमें डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिलीज़, मीन्स परिवार का वर्गीकरण। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ अन्य सामान्य तौर पर जो परिवार के वर्गीकरण बताए जाते हैं। इसके साथ ही होगा कॉमन फंक्शंस ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार के सामान्य प्रकार्य, उसके कार्य, और परिवार के वह प्रकार्य भी हम इसमें डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट समाजशास्त्रियों ने बताए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे परिवार के बदलते हुए संरचना पर, उसके ढांचे पर, और आज के समय में परिवार में क्या चेंजेस आए हैं, उसके स्वरूप में क्या परिवर्तन आए हैं। इस बात को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं परिवार के वर्गीकरण की, जिसमें विभिन्न आधारों पर परिवार के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्ता के आधार पर। सत्ता के आधार पर फ्रेंड्स परिवार को दो भागों में बांटा गया है। उसके दो प्रकार बताए गए हैं, एक पितृसत्तात्मक परिवार, दूसरा मातृसत्तात्मक परिवार। दोस्तों, पितृसत्तात्मक परिवार में जो है सामान्यतः परिवार का मुखिया जो होता है वो पिता या फिर घर का कोई बड़ा पुरुष सदस्य ही होता है। इसमें परिवार की सत्ता उस पुरुष के ही हाथ में ही निहित होती है, जिसे परिवार का कर्ता धर्ता कहा जाता है। ऐसे परिवारों में फ्रेंड्स पुरुष कर्ता ही सदस्यों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। वहीं मातृसत्तात्मक परिवार में परिवार की सत्ता जो है वो माता या परिवार की सबसे बड़ी किसी बुजुर्ग महिला के हाथ में होती है और वो परिवार की कर्ता कही जाती है। इसमें पुरुष सत्तात्मक परिवारों की तरह ही, पितृसत्तात्मक परिवारों की तरह ही जो सदस्य परिवार के अन्य सदस्यों का अधिकार हैं, उनके कर्तव्य हैं, उनका निर्धारण जो है वो महिला कर्ता धर्ता ही करती है। यहाँ तक कि सामान्यतः देखा गया है मातृसत्तात्मक परिवारों में जो है संपत्ति का जो बंटवारा होता है या जो संपत्ति का जो स्थानांतरण होता है वो जो है महिला के द्वारा उस परिवार की सबसे छोटी या सबसे बड़ी बेटी, वो परिवार की स्थानीय प्रथाओं पर निर्भर करता है, उनको किया जाता है उनकी प्रथाओं और परंपराओं के हिसाब से। वहीं दूसरे अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो निवास के आधार पर भी परिवार का वर्गीकरण किया गया है। इसमें पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, मातृ पितृस्थानीय, मामा स्थानीय, द्विस्थानीय परिवार पाए जाते हैं। तो अगर हम क्रमानुसार बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पितृस्थानीय परिवार की, पैट्रिलोकल परिवार। इसमें जो है विवाह के बाद पत्नी अपने पति एवं पति के माता पिता के साथ रहने लगती है, तो उसे हम पितृस्थानीय परिवार कहेंगे। सामान्यतः जो वर्तमान समाज है उसमें इसी तरीके के परिवारों की प्रथा पाई जाती है, यानी पितृस्थानीय प्रथा पाई जा रही है। दूसरा रहता है मातृस्थानीय परिवार, यानी मैट्रिलोकल फैमिली। तो ये जो है पितृस्थानीय परिवारों के विपरीत जब विवाह के पश्चात पति पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है तो उसे मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। ऐसे परिवार भारत में सामान्यतः मालाबार के नायरों, खासी व गारो जनजातियों आदि में देखने को हमको आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों मातृपितृ स्थानीय परिवार, यानी बायोलोकल फैमिलीज। फ्रेंड्स, कई समाजों में नवविवाहित दंपत्ति यानी पति पत्नी में से किसी एक के साथ रहने को बाध्य नहीं होते, जैसा सामान्यतः पितृस्थानीय या मातृस्थानीय परिवारों में होता है। वहाँ ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती, वरन दोनों में से किसी के भी साथ वो रह सकते हैं, यानी चाहे वो पत्नी पति के परिवार में या पति पत्नी के परिवार में जाकर रहे विवाह के पश्चात।
तो ऐसे परिवार को जो है मातृ पितृ स्थानीय परिवार भी कहा जाता है। दूसरा रहता है मामा स्थानीय परिवार। फ्रेंड्स, इसमें जो है नवविवाहित दंपत्ति जो है पति की माँ के भाई अर्थात मामा के परिवार में जाकर रहने लगते हैं। जैसे ट्रोवियांड्रा द्वीपवासियों में ये प्रथा प्रचलित है कि विवाह के बाद भांजा जो है अपनी पत्नी सहित मामा के यहाँ रहने को चला जाता है। इसके बाद एक प्रकार ये भी रहता है द्विस्थानीय। तो द्विस्थानीय में मतलब कह सकते हैं कि कुछ स्थानों पर ऐसे परिवार हैं जहां विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवारों में रहते हैं, यानी विवाह करते हैं लेकिन वो अपनी अपनी फैमिलीज में ही रहते हैं। जैसे लक्षद्वीप, केरल और अशांति जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। इसमें क्या रहता है, पति रात्रि को अपनी पत्नी के घर जाता है लेकिन दिन में वह अपने जन्म के परिवार में ही रहता है जहां उसने जन्म लिया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, निवास के स्थान पर एक नया एक ट्रेंड में आया है प्रकार जिसे न्यू लोकल या नव स्थानीय परिवार कहते हैं। इसके अंतर्गत पति पत्नी शादी के बाद ना तो पति के यहाँ रहते हैं न ही पत्नी पक्ष के लोगों के साथ रहते हैं, बल्कि वो अपना एक अलग नया घर बसाकर या कहिए बनाकर रहने लगते हैं। तब उस प्रकार के परिवार को जो है नव स्थानीय परिवार भी कहा जाता है। वहीं उत्तराधिकार के आधार पर अगर हम बात करें तो परिवार दो प्रकार के पाए जाते हैं, पितृमार्गी परिवार और मातृमार्गी परिवार। पितृमार्गी परिवार ऐसे परिवार जो होते हैं जिनमें उत्तराधिकार के नियम पितृपक्ष के आधार पर ही तय किए जाते हैं, जबकि मातृमार्गी परिवारों में उत्तराधिकार के नियम मातृपक्ष यानी माता के पक्ष के आधार पर ही तय किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों वंश के नाम के आधार पर भी अगर हम बात करें तो पितृवंशीय, मातृवंशीय और उभयभाई परिवार जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें पितृवंशीय परिवारों में जो है वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है, यानी पुत्रों को पिता का वंश नाम प्राप्त होता है। जैसे सामान्य इस समय कह सकते हैं जो समाज में जो परिवार पाए जाते हैं उनमें पिता के नाम को ही सरनेम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे परिवारों को पितृवंशीय परिवार कहा जाता है, जबकि मातृवंशीय परिवार वो परिवार होते हैं जिनमें वंश परंपरा जो है माँ के नाम से चलती है और माँ से पुत्रियों को वंश नाम मिलते हैं। खासकर जैसे अभी हमने पहले भी कहा ना कि मालावार के नायरों में इस तरह की प्रथा पाई जाती है। उसके अलावा एक और वंश नाम पर होता है, उसे हम कहते हैं उभयवाही परिवार। उभयवाही परिवारों में दोस्तों एक व्यक्ति अपने दादा दादी एवं नाना नानी चारों संबंधियों से समान रूप से संबंध रखता है, वो उन सबसे अपना वंश नाम चलाता है। उसके बाद विवाह के आधार पर भी हम परिवार का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो विवाह के आधार पर अगर परिवार का वर्गीकरण किया जाए तो सामान्यतः वो ये दो प्रकार उसमें पाए जाते हैं, एक विवाही परिवार और बहु विवाही परिवार। एक विवाही परिवार में यानी मोनोगोमस फैमिली में परिवार एक पुरुष व एक स्त्री के सम्मिलन से बनता है। इसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित अनमैरिड बच्चे होते हैं, जबकि बहुविवाही परिवार में एक समय में एक से अधिक जीवन साथी मान्य होते हैं। हालांकि इसके डिफरेंट रूप भी हैं, इसमें बहुपत्नी परिवार, बहुपति परिवार आते हैं। और अगर हम बहुपति परिवार की बात करें तो इसमें भातृ बहुपति परिवार और अभातृ बहुपति परिवार भी शामिल किए जाते हैं। और यदि अगर हम संख्या के आधार पर परिवार का वर्गीकरण करें तो इसमें मुख्यतः 3 प्रकार पाए जाते हैं, केंद्रीय परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। अगर केंद्रीय परिवारों की बात करें जिसे केंद्रीय परिवार, नाभिक परिवार या न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, तो फ्रेंड्स ये परिवार का सबसे छोटा स्वरूप है जो एक पुरुष, स्त्री तथा उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार के परिवारों में अन्य रिश्तेदारों को हम सम्मिलित नहीं करते इसमें, और लेकिन इस परिवार में जो बच्चे हैं वो भी
अपने अविवाहित रहने तक ही रहते हैं, यानी पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे। वहीं जब हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो एक संयुक्त परिवार में दोस्तों 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी संपत्ति भी ज्वाइंट होती है, सामूहिक होती है। वो एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, उनका सामूहिक पूजा पाठ में क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और आपस में किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित भी होते हैं। तो इस तरह के परिवार को हम सामान्यतः संयुक्त परिवार की संज्ञा देते हैं। वहीं जब हम विस्तृत परिवार की बात करते हैं तो इस प्रकार के परिवारों में सभी रक्त संबंधी एवं कुछ अन्य संबंधी भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। ये एक पक्षीय या द्विपक्षीय, यानी केवल मातृपक्ष से या पितृपक्ष से या दोनों पक्षों से संबंधित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे परिवारों में संबंध व रिश्तेदारी का भी कई बार ठीक से पता नहीं चल पाता, क्योंकि कई सारी रक्त संबंधी और उनके भी रक्त संबंधी यानी प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक नातेदारी के संबंधी भी उसमें निवास करते हैं। सामान्यतः ऐसे परिवारों में जो है सदस्य संख्या अधिक होती है और इन सभी सदस्यों का निवास स्थान यानी जो उनका रेजिडेंशियल जगह है वो एक ही होती है और इसी कारण इस परिवार को विस्तृत परिवार की संज्ञा दी जाती है। फ्रेंड्स, ये मुख्य वर्गीकरण थे जिनके आधार पर हम परिवारों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य विचारक भी हैं जिन्होंने जो है परिवार को अलग अलग प्रकार में बांटा है। अगर हम उनकी चर्चा करें तो हम पाएंगे कि राल्फ लिंटन ने सिर्फ 2 प्रकार के परिवारों की चर्चा की है, एक रक्त संबंधी परिवार और दूसरा प्रजनन मूलक परिवार। W.L. वार्नर ने भी जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवारों की बात की है, जबकि ममफोर्ड ने परिवार को एरिया के अकॉर्डिंग यानी ग्रामीण परिवार और नगरीय परिवार इस तरीके से क्षेत्र के आधार पर परिवार का विभाजन किया। वहीं मर्डॉक ने स्वतंत्रता मूलक परिवार और मिश्रित परिवार के रूप में परिवारों का वर्गीकरण किया है। मैकाइवर ने सबसे हटकर परिवार को स्थायी परिवार और अस्थायी परिवार के रूप में विभाजित किया है। वहीं जिमरमैन ने न्यासधारी परिवार, आणविक परिवार और घरेलू परिवार के रूप में परिवार का वर्गीकरण किया है। और M.S. राव ने परिवार को 2 भागों में बांटा, जिसने संभवतः कार्यों के आधार पर परिवार का वर्गीकरण किया है और उन्होंने परिवार को कृषक परिवार और औद्योगिक परिवार के रूप में वर्गीकृत। वहीं R.P. देसाई ने पीढ़ीगत परिवार और संबंध के आधार पर परिवार इस तरह 2 भागों में परिवार को विभाजित किया है। और डेविस ने परिवार को रूढ़िवादी परिवार और आधुनिक परिवार के रूप में विभाजित कर मान्यताओं के आधार पर, रिचुअल्स के आधार पर जो है परिवारों का वर्गीकरण किया। और वर्गीकरण के बाद अब हम बात करते हैं परिवार के सामान्य प्रकारों की। तो सबसे पहले परिवार के अगर हम प्रकारों की बात करें तो उसके प्रकारों को अलग अलग हम हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए आसानी हो। जिससे सबसे पहले बात करते हैं परिवार के जैविक कार्य की या कहिए प्राणी शास्त्रीय कार्य की, यानी कि परिवार का जो बायोलॉजिकल फंक्शन है। इसको हम सामान्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं, इसमें यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति और प्रजाति की निरंतरता, इसको हम इसमें रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम कहेंगे परिवार के कार्यों की बात को तो हम कह सकते हैं कि परिवार ही वह समूह है जहां मानव समाज द्वारा स्वीकृत विधि से व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। क्योंकि कोई भी समाज यौन संबंध स्थापित करने की नियमहीन एवं निर्वाध स्वतंत्रता नहीं दे सकता, क्योंकि यौन संबंधों के परिणाम स्वरूप ही संतानोत्पत्ति होती है। और फ्रेंड्स, मानव समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि संतानोत्पत्ति हो।
और परिवार ही समाज के इस महत्वपूर्ण कार्य को वैध तरीके से पूरा कर सकता है। हालांकि परिवार के बाहर भी संतानोत्पत्ति हो सकती है, किंतु कोई भी समाज अवैध संतानों को स्वीकार नहीं करता। तो इसीलिए ये परिवार का एक सामान्य प्रकार्य है जिससे समाज की निरंतरता बनी रहती है, इसकी प्रजाति ये निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि परिवार ने ही मानव जाति को अमर बना दिया है। परिवार जो है एक संस्था के रूप में अमर है, और यही मृत्यु और अमृत का संगम स्थल भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जन्म लेता है, अपना जीवन काल पूरा कर कर मृत्यु को प्राप्त करता है, और परिवार में अन्य रूप में किसी अन्य तरीके से एक नए सदस्य का जन्म होता है, यानी एक नई पीढ़ी आती है और मानव की स्थिरता या कहिए निरंतरता बनाए रखी जाती है। तो इसको जो है हम प्रजाति की निरंतरता के अंतर्गत रख सकते हैं। इस संदर्भ में गुड्डे लिखते भी हैं कि यदि परिवार मानव की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करे तो समाज ही समाप्त हो जाएगा। परिवार का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार्य और जो सामान्य भी है महत्वपूर्ण प्रकार्य है उसका शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य के अंतर्गत अगर हम बात करें क्रमानुसार, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा स्लाइड में, सबसे पहले आता है शारीरिक रक्षा यानी हमारी बॉडी केयर। तो परिवार अपने सदस्यों को शारीरिक संरक्षण भी प्रदान करता है, जैसे वृद्धावस्था है, बीमारी है, दुर्घटना है या अन्य किसी तरीके से प्राप्त असहाय अवस्था है। इस तरह की अवस्थाओं में परिवार ही अपने सदस्यों की सेवा करता है। या कहिए गर्भवती माता है, नवजात शिशु है, इनकी शारीरिक रक्षा का भार भी परिवार पर ही होता है। वहीं बच्चों के पालन पोषण का भार ही जो है वो परिवार पर होता है, क्योंकि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसका शैशव काल अन्य प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक लंबा होता है, और ये जो वो अवधि है जिसमें परिवार द्वारा ही बच्चे का लालन पालन किया जाता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि इस समय शिशुओं के लालन पालन के लिए, बच्चों के लालन पालन के लिए सरकारी गैर सरकारी स्तर पर अनेक संगठनों का निर्माण किया गया है। लेकिन फ्रेंड, जो भावनात्मक पर्यावरण है, जो इमोशनल इन्वायरमेंट है, जो इमोशंस हैं, जो बच्चों के विकास के लिए बेहद ज़रूरी हैं, बेहद आवश्यक हैं, वो माहौल जो है बच्चों को केवल परिवार ही प्रदान कर सकता है। इसके अलावा भोजन का प्रबंध, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि परिवार जो है अपने सदस्यों के शारीरिक अस्तित्व के रक्षा के लिए भोजन की भी व्यवस्था करता है। उनके जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है, और यह व्यवस्था परिवार द्वारा आदिकाल से ही अपने सदस्यों के लिए की जा रही है। जबकि आदिम समाजों में जहाँ भोजन का प्रबंध करना यानी खाना जुटाना एक सामूहिक क्रिया होती थी, वहीं आज भी परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करना परिवार के बड़े सदस्यों का या परिवार के कर्ता का, परिवार के मुखिया का या माता पिता का कार्य है, जो श्रम द्वारा अर्जित कर कर, धन अर्जित कर कर या किसी अन्य माध्यम से भी अर्जित कर कर वो जो है भोजन का प्रबंध करता है। इसके अलावा निवास और वस्त्र की व्यवस्था यानी रहने और पहनने की व्यवस्था भी परिवार ही अपने सदस्यों के लिए करता है, क्योंकि घर ही वह स्थान है जहाँ जाकर मानव को एकदम रिलैक्स मोड में आ जाता है, उसे संपूर्ण शांति मिलती है। इसके अलावा अगर आप सर्दी, गर्मी, बरसात इस तरह के मौसम से रक्षा के लिए भी जो है व्यक्ति अपने घर को ही जाता है। परिवार ही अपने सदस्यों को इस तरह से हम कह सकते हैं कि निवास है, उसकी शारीरिक रक्षा के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए जो है एक घर का, भोजन का प्रबंध करता है। ये परिवार के आवश्यक कार्यों में भी शामिल है। इसके बाद आता है दोस्तों परिवार का आर्थिक कार्य यानी इकोनॉमिक फंक्शंस। इसको भी हमने 3 भागों में विभाजित किया है, यानी उत्तराधिकार का निर्धारण, श्रम विभाजन और आय एवं संपत्ति का प्रबंधन। तो अगर हम उत्तराधिकार के निर्धारण की बात करें तो फ्रेंड्स, प्रत्येक समाज में
संपत्ति एवं पदों के पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को हस्तांतरण की व्यवस्था की जाती है और यह कार्य परिवार को ही करना होता है। वंशानुगत संपत्ति के हस्तांतरण के लिए यानी ट्रांसफर के लिए प्रत्येक समाज के अपने अपने नियम हैं। जैसे पितृ सत्तात्मक परिवारों में जो है उत्तराधिकार पिता से पुत्र को प्राप्त होता है, जबकि मातृ सत्तात्मक परिवारों में माता से पुत्री को या मामा से भांजे को उत्तराधिकार का निर्धारण किया जाता है। वहीं श्रम विभाजन की व्यवस्था भी परिवार में पाई जाती है। परिवार में श्रम विभाजन का कह सकते हैं हम सबसे सरल रूप देख सकते हैं, जहां पुरुष, स्त्री और बच्चों के बीच कार्यों का एक ऑटोमेटिक सा विभाजन रहता है, एक ऑटोमेटिक डिवीजन ऑफ लेबर हम कह सकते हैं। परिवार में कार्य विभाजन का आधार यौन एवं आयु दोनों को है, यानी लिंगानुसार और आयु अनुसार। सामान्यतः जो हम देखते हैं कि परिवार की महिलाएं गृह कार्य करते हैं तो पुरुष बाहर के कार्य करते हैं, यानी आर्थिक रूप से अर्जन का कार्य करते हैं, और बच्चे भी घर के छोटे मोटे कार्यों में जो है परिवार की सहायता करते हैं। शक्ति या परिश्रम वाले कार्य जो हैं सामान्यतः पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। परिवार के सदस्यों में श्रम विभाजन जो है फ्रेंड्स हम कह सकते हैं आर्थिक सहयोग का प्रमुख कारण है। हालांकि ये व्यवस्था में अभी थोड़ा थोड़ा बदलाव भी है। अब जो है श्रम विभाजन के कार्यों में अगर हम कहें तो जो अर्निंग का कार्य है, जो आर्थिक कार्य है, जिसके आधार पर हम श्रम विभाजन सामान्यतः मानते हैं, तो वो कार्य जो है आज स्त्रियां भी संभालती हैं, यानी वो गृह कार्य के साथ अर्निंग का काम भी करती हैं। और वहीं पुरुष जो हैं अर्निंग के साथ साथ अब गृह कार्यों में भी महिलाओं को सहयोग देते हैं। तो इस तरीके से परिवार का आर्थिक कार्य जो है महिला और पुरुषों के बीच में लगभग विभाजित सा है। वहीं आय और संपत्ति के अगर हम प्रबंध की बात करें तो फ्रेंड्स प्रत्येक परिवार के पास सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई ना कोई अर्थव्यवस्था तो होती ही है, यानी कोई आर्थिक साधन होता ही है, और जिससे कि वो जो है वो आय प्राप्त करता है। और परिवार की गरीबी एवं समृद्धि का पता उसकी आय से ही ज्ञात होता है। जैसे परिवार अपनी आय को कैसे खर्च करेगा, यह भी कि परिवार का मुखिया तय करेगा। परिवार के पास कितनी ज़मीन है, जेवर हैं, या नकदी है, या अन्य किसी फॉर्म में उसके पास जो संपत्ति है, चाहे वो चल रूप में हो या अचल रूप में हो, यानी चल और अचल संपत्ति जैसी भी हो, जिनकी देख रेख, जिनकी सुरक्षा, इन सब और उनका निर्धारण, उनका प्रबंधन, मैनेजमेंट कैसे क्या करना है, वो सारी कार्य भी जो हैं सामान्यतः परिवार के द्वारा ही किए जाते हैं। वहीं परिवार के कुछ सामाजिक कार्य भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं, अगर हम इसको वन वर्ड में डिफाइन करें तो सोशलाइजेशन, यानी फंक्शंस ऑफ सोशलाइजेशन या सोशल कंट्रोल, ये सब जो हैं परिवार के सामाजिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स परिवार में ही बच्चे का सामाजिकरण प्रारंभ होता है। सामाजिकरण की क्रिया से ही जैविक प्राणी जो है सामाजिक प्राणी बनता है, और वहीं उसे परिवार में समाज के रीति रिवाज हैं, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे धीरे धीरे एक बच्चा जो है समाज की प्रकार्यात्मक इकाई बन जाता है। एक फंक्शनल यूनिट के रूप में वो डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट रोल में वो काम करने लगता है। क्योंकि परिवार ही समाज की संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है, यानी कल्चर को जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करता है। और परिवार में ही ज्ञान का संचय, संरक्षण और कह सकते हैं कि ज्ञान की वृद्धि होती है, जिसके आधार पर परिवार में समाज के अनुरूप, कार्य के अनुरूप, प्रतिष्ठा के अनुरूप पदों का निर्धारण किया। इसके अलावा भी परिवार के अन्य बहुत सारे कार्य होते हैं। अगर हम जिसको शॉर्ट में डिफाइन करें, सबसे पहले धार्मिक कार्य की हम बात करते हैं, क्योंकि प्रत्येक परिवार जो है ना किसी धर्म का अनुयायी भी होता है, किसी न किसी धर्म को मानने वाला उसका फॉलोअर होता है।
इसीलिए परिवार के सदस्यों को धार्मिक शिक्षा, धार्मिक प्रथाएं, नैतिकता, व्रत, त्योहार, रिचुअल्स, इन सब का ज्ञान जो है परिवार ही कराता है। पूजा एवं आराधना की विधियां, पूर्वज पूजा, इस तरह के जो अनेक कार्य होते हैं वो एक व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों से ही सीखता है। क्योंकि जो धर्म में पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, हिंसा, अहिंसा, इस तरह की जो धारणाएं होती हैं वो सब जो है व्यक्ति जो है एक परिवार से ही ग्रहण करता है। वहीं परिवार का जो कार्य है ना वो अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा और संतोष भी प्रदान करना है। परिवार के सदस्यों में परस्पर प्यार, सहानुभूति और जो सद्भाव पाया जाता है वो पैदा करना परिवार का जो है एक कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक कार्य है, एक साइकोलॉजिकल फंक्शन है। क्योंकि यही सब चीज़ें किसी भी बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करती हैं। क्योंकि जिन बच्चों में या कहिए जिन बच्चों को अपने परिवार का, माता पिता का स्नेह नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, सामान्यतः वे ही बच्चे अपराधी एवं विघटित व्यक्तित्व वाले बन जाते हैं। इसीलिए परिवार का जो मुख्य कार्य है वो परिवार के अन्य सदस्यों को एक मेंटली स्ट्रांग बनाना, उनको स्नेह देना, प्यार देना, जो है उनके व्यक्तित्व का विकास करना, ये एक बहुत आवश्यक कार्यों में माना जाता है। और ये परिवार की स्थापना के लिए, उसके स्थायित्व के लिए एक आवश्यक कार्य भी है। वहीं परिवार के कुछ शैक्षिक कार्य भी हम कह सकते हैं। क्योंकि परिवार ही जो है बच्चे की पहली पाठशाला कही जाती है जहाँ पर किसी भी बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। परिवार के द्वारा दी गई शिक्षाएं जीवन पर्यंत किसी बच्चे के साथ चलती हैं। अगर हम बात करेंगे तो आप देखोगे कि आदिम समय में भी जब आज की तरह शिक्षण संस्थाएं, स्कूल, कॉलेजेस नहीं थे तो परिवार ही शिक्षा की मुख्य संस्था हुआ करती थी। क्योंकि परिवार में ही बालक को दया है, प्रेम है, सहानुभूति है, त्याग, बलिदान या कहिए आज्ञा पालन, इस तरह के जो सद्गुण होते हैं, जो गुण होते हैं, वो परिवार ही सिखाता है एक बच्चे को। भाई जो परिवार में जो सामान्य मनोरंजन के कार्य हैं, जो उसके कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो उसको हैप्पीनेस का उसका कारण बनती हैं, यानी मनोरंजन की बात करती हैं, तो वो कार्य भी जो है परिवार करता है। वो अपने सदस्यों के लिए मनोरंजन की भी व्यवस्था करता है। परिवार में कह सकते हैं मनाए जाने वाले जो त्योहार हैं, उत्सव हैं, धार्मिक कर्मकांड हैं, या जन्म का उत्सव है, विवाह का उत्सव है, भजन कीर्तन है, ये इस तरह के जो कार्य हैं ये सामान्यतः मनोरंजनात्मक कार्यों की श्रेणी में आते हैं और जिनकी व्यवस्था परिवार करता है। हालांकि आज इसका स्वरूप थोड़ा बदल गया है। आज टीवी, सिनेमा, क्लब, जिम या डिफरेंट तरह के जो सोसाइटीज़ हैं वो मनोरंजन की व्यवस्था करती हैं। लेकिन इसके मूल में भी उनका अरेंजमेंट करना, उनकी व्यवस्था करना भी आज भी परिवार का ही उत्तरदायित्व है। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार के कार्यों की बात करें, उनके प्रकारों की बात करें, तो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग कार्य बताए हैं जिनको हम यहाँ शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैकाइवर और पेज की। तो मैकाइवर और पेज ने परिवार के कार्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा है, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। जिसमें अनिवार्य कार्य के अंतर्गत जो किसी भी परिवार के लिए अनिवार्य बताए हैं मैकाइवर और पेज ने, वो हैं यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति और घर की व्यवस्था यानी निवास की व्यवस्था। वहीं ऐच्छिक कार्यों में उन्होंने धार्मिक कार्य, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक और मनोरंजनात्मक कार्यों को जो है ऐच्छिक कार्यों की श्रेणी में रखा है। वीर स्ट्रीट के अनुसार भी परिवार के दो कार्य हैं,
वो एक समाज के लिए कार्य और दूसरा व्यक्ति के लिए कार्य, यानी उन्होंने समाज और फैमिली इन दो स्तर पर कार्यों को बांटकर परिवार के लिए दो तरह के कार्य निर्धारित किए हैं। वहीं पार्सन्स ने भी परिवार के दो ही कार्य बताए हैं, लेकिन उनका जो है क्लासिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है। उन्होंने प्राथमिक सामाजिकरण और व्यक्तित्व निर्माण को परिवार के कार्यों के अंतर्गत रखा है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में, यानी बदलती हुई पारिवारिक संरचना के बारे में कि पहले और अब में क्या अंतर आया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिवार के आकार का घटना, यानी उसके साइज में कमी होना। फ्रेंड्स, अगर हम पहले के परिवार देखेंगे तो पाएंगे कि पहले परिवारों में सदस्यों की संख्या 10, 12, 15 इस तरह से हुआ करती थी। लेकिन अब जो है डिफरेंट कारणों से अगर हम देखेंगे तो परिवार जो है वो सदस्य संख्या घटकर 2, 4 या 5 तक ही सीमित रह गई है। अब जो है पति पत्नी और उनके अनमैरिड बच्चे, अविवाहित बच्चे से मिलकर जो परिवार बनता है उसको परिवार कहा जाता है। इसी तरीके से इसी आधार पर पति पत्नी के संबंधों में भी जो है आज की डेट में परिवर्तन पाया जाता है। फ्रेंड, कुछ समय पहले तक की हम बात करें, कुछ समय यानी कुछ वर्षों पूर्व की बात करें तो पत्नी के लिए पति जो था वो एक परमेश्वर का दर्जा रखता था। वो चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, वो परमेश्वर मानकर उसकी सभी तरह की बातों को या कहिए आज्ञाओं को पालन करती थी। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज जो है शिक्षा, सामाजिक चेतना ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया है और अब वो उस कॉन्सेप्ट पर नहीं चलती, अब बल्कि वो उनको परमेश्वर ना मानकर उनको अपना साथी, उनको फ्रेंड मानकर परिवार में अपनी बराबरी की उपस्थिति दर्ज कराने लगी हैं। अपनी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाने लगी हैं और संभवतः इसी कारण परिवार में पिता की शक्ति में भी परिवर्तन हुआ है। अब पिता जो हैं वो होल सोल करता धरता तो होते हैं, लेकिन वो अपने आप को एक बॉस मानकर जो है एक अधिनायकवादी दृष्टिकोण से नहीं चलते हैं। वो जो है ऑर्डर नहीं देते, बल्कि वो परिवार के मनोभावों को समझकर उनके साथ मिल बैठकर डिस्कस कर राय लेकर आपसी तौर पर चीज़ों पर निर्णय लेते हैं, किसी भी कार्यों में फैसला लेते हैं और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले पूरे परिवार की राय लेते हैं। माने वो वन मैन आर्मी नहीं रह गया, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रह गया। अब घर में जो पिता है वो परिवार के सहयोग और मर्जी के साथ अपने परिवार की व्यवस्था को चलाता है। इसी तरह से विवाह और यौन संबंधों में भी परिवर्तन हुआ है। हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में विवाह और यौन संबंधों की दृष्टि से बहुत परिवर्तन आया। जैसे बाल विवाह की संख्या घट गई, उसकी जगह विलंब विवाह यानी देरी से विवाह की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जो है जीवन साथी के चुनाव में सिर्फ माँ बाप की भूमिका नहीं रह गई, उसमें अब लड़के और लड़की की भूमिका जो है पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ गई है। आजकल लव मैरिज हैं, कोर्ट मैरिज हैं या इंटरकास्ट मैरिज हैं, इन तरह के मैरिजेस की जो है संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस कारण विवाह और उसके साथ यौन संबंधों में अब परिवर्तन आने लगा है, क्योंकि अब पारिवारिक इच्छा के साथ साथ व्यक्तिगत इच्छा भी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से परिवार के सहयोगी आधार में कमी को भी हम बदलती हुई पारिवारिक संरचना के रूप में स्पष्ट देख सकते हैं, क्योंकि आज के आधुनिक परिवारों में व्यक्तिवादिता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। व्यक्ति जो है आज अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन या अन्य जो भी निकट के रिश्तेदार नातेदार होते हैं उनकी चिंता ना करके बल्कि
अपनी खुद की इच्छाओं की पूर्ति में ज़्यादा लगा रहता है। इसको हम स्वार्थ पूर्ति भी कह सकते हैं। तो खुद की इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहने के कारण बाकी अन्य रिश्तों को नज़रअंदाज करने के कारण हम कह सकते हैं इससे पारिवारिक संगठन पर एक खराब प्रभाव भी पड़ा है। अब परिवार के सदस्यों में उतना सहयोग, त्याग या प्रेम की भावना नहीं पाई जाती जितना अब से कुछ वर्षों पूर्व तक हम पाई जाती थी, हम देख सकते थे या सुन सकते थे। आज जो है परिवार की नियंत्रण शक्ति जो है पहले की तुलना में काफ़ी घट गई है। इसलिए कहते हैं कि आज परिवारों में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत इच्छा, इनका महत्व जो है ज़्यादा बढ़ गया है। और संभवतः इसी कारण आज परिवार में स्थिरता में भी कमी आई है, क्योंकि जहाँ व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत इच्छाएं सर्वोपरि हो जाती हैं, वहाँ परिवार का स्थिर रहना थोड़ा सा कठिन होने लगता है। और इसी कारण आज के समय में तलाक जैसी घटनाएं, छोटी छोटी बातों पर तलाक जैसी घटनाएं, विवाह विच्छेद की घटनाएं या परिवार टूटने की स्थिति, अलगाव की स्थिति पैदा हो गई है। इस कारण हम कह सकते हैं कि परिवार का जो ढांचा था, जो उसकी संरचना थी, आज के समय में उसमें उसकी स्थिरता में कमी आई है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं परिवार में होने वाले परिवर्तनों की, यानी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, जो वर्तमान समय चल रहा है, उसमें अब उसके अकॉर्डिंग फैमिली में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। स्क्रीन पर आपको स्लाइड दिख रही होगी जिसमें पॉइंट वाइज उसको क्लियर करने की कोशिश की गई है। इसमें पहला पॉइंट है परिवार के कार्यों में परिवर्तन। फ्रेंड्स, क्या है, समय के साथ साथ जैसे और चीज़ों में परिवर्तन आया है, तो परिवार के कामों में भी जो है चेंजेस आने लगे हैं। पहले क्या था, परिवार जो है स्वयं में पूर्ण होता था, संपूर्ण होता था। वो अपनी सभी बेसिक नीड्स की पूर्ति स्वयं ही कर लेता, मतलब जो भी उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती थी उनको वो स्वयं ही पूरा कर लेता था। लेकिन आज क्या है, आज वर्किंग कैपेसिटी बढ़ने के कारण, महिला और पुरुष दोनों लोगों के काम करने के कारण, ये काम भी जो घर के ज़रूरी काम है, मूलभूत काम है, वो भी जो है बाहरी एजेंसियां, बाहरी समितियां करने लगी हैं। जैसे खाना होटल और रेस्टोरेंट में बनने लगा है, कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्रियाँ खुल गई हैं, कपड़े सिलने के लिए टेलर्स हैं, टेलरिंग हाउस हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल हैं। यहाँ तक कि ये तब ठीक भी था, लेकिन इसके अलावा अब बच्चे पालने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए नर्सरी यानी क्रच जैसी संस्थाएं भी खुल गई हैं। माने जो काम पहले घर में स्वयं में हो जाते थे, जो काम भी नहीं लगता था, एक परिवार का हिस्सा लगता था, वो काम अब बाहरी एजेंसियों द्वारा होने लगे हैं। ऐसे ही परिवार के आकार में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि अब जो है वैज्ञानिक शिक्षा है या संतति निरोध की विधियां हैं। संतति निरोध मीन्स परिवार नियोजन, इसका जो प्रयोग बढ़ा है, या लेट मैरिज है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे जन्म दर जो है पहले की अपेक्षा कम हुई है, और इससे क्या है, परिवार का आकार घट रहा है। आज की डेट में एक आइडियल फैमिली या एक आदर्श परिवार का आकार की जब हम बात करते हैं, तो पति पत्नी और 2 बच्चे, वही आइडियल परिवार की जो है परिभाषा है। जबकि इससे पहले 10-12 लोगों का परिवार होना एक सामान्य सी बात थी। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, परिवार के सहयोगी आधार में परिवर्तन। मीन्स, क्योंकि आज क्या है, परिवार के लोगों में व्यक्तिगत भावना, व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना, अपने हित की भावना लगातार बढ़ती जा रही है। जबकि पहले किसी भी परिवार का प्रत्येक सदस्य दूसरे के हितों को ध्यान में रख के कार्य करता था, दूसरे का कोई अहित ना हो जाए। लेकिन क्या है, अब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, बदल चुकी हैं। कारण क्या है, आज के समाज में व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है, उसकी जो इमेज है, वो उसके व्यक्तिगत गुणों से देखी जाती है, उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं पर आधारित होती है। तो इसीलिए आज जो है किसी भी परिवार का प्रत्येक सदस्य सबके लिए कम
और अपने लिए, अपने गुणों को उभारने के लिए ज़्यादा सोचता है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है राज्य द्वारा परिवार के कार्यों का होना। मीन्स आज राज्य ने परिवार के अनेक कामों को अपने हाथ में ले लिया है, जैसे मकान की व्यवस्था करना, चिकित्सा सुविधाएं देना, रोगियों की सेवा की व्यवस्था करना, शिक्षा है, या बेकारी के समय सामाजिक सुरक्षा है, भोजन की सुरक्षा है। इस तरीके के काम जो हैं, या शादी के बाद होने वाले तनाव में जैसे विवाह विच्छेद की समस्या, डिवोर्स की समस्या को तय करना, या संपत्ति के संबंधित जो अधिकार होते हैं उनको तय करना, उनको निश्चित करना। इस तरीके के ऐसे बहुत सारे काम हैं, उत्तराधिकार आदि के ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पहले परिवार किया करते थे। आज वही कार्य जो हैं राज्य द्वारा किए जाने लगे हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, विवाह और वैवाहिक संबंधों में परिवर्तन। आज क्या है, लेट मैरिजेज हैं, इंटरकास्ट मैरिज हैं, लव मैरिज हैं, इनकी संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और जबकि बाल विवाह की दर लगातार कम हुई है। क्योंकि आज का जो युवा है वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के बाद ही विवाह करना पसंद करता है। विवाह के संबंध में एक परिवर्तन ये भी है कि जीवन साथी का चुनाव यानी लाइफ पार्टनर का जो सिलेक्शन है, अब अधिकतर माता पिता या उनके कोई अन्य संरक्षक या बड़े बुजुर्गों के द्वारा ना होकर आजकल जो युवा है वो स्वयं ही उसको तय कर लेता है। यानी युवक और युवती अपने आप ही जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं। यानी परिवार का ये काम भी अधिकांश जगह नवयुवकों ने परिवार के हाथ से ले लिया है, और इसी कारण शायद तलाक या विवाह विच्छेद की दर जो है लगातार समाज में बढ़ती जा रही है। इसी तरह फ्रेंड्स, एक पॉइंट है स्त्रियों, बच्चों व युवकों की स्थिति तथा अधिकारों में परिवर्तन। क्या था, परिवार में पहले माता, पत्नी या पुत्री के रूप में स्त्रियों की दशा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन आज उनकी स्थिति में बहुत सुधार हो गया है। और इसी तरह माता पिता की ये धारणा भी बदल रही है कि बच्चों को हम डांट डपट कर, मार पीट कर उन्हें सही रास्ते पर ला सकते हैं, सुधार सकते हैं। आज जो है पेरेंटिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। उसके लिए लोग डिफरेंट स्पेशलिस्ट से सलाह भी लेते हैं, ताकि बच्चों को उनके मनोभावों और विचारों को अनुरूप उनका पालन पोषण कर सकें और उसके अनुरूप उनके विचारों को मान्यता भी दें। तो इस कारण जो है आज इस परिवारों में नवयुवकों की, बच्चों की, स्त्रियों की स्थिति और अधिकारों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा एक पॉइंट और है फ्रेंड्स, रक्त संबंधों का महत्व कम होना। पहले क्या था, नाते रिश्तेदार जो हुआ करते थे उनके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने का भी प्रयत्न किया जाता था, परंतु आज ऐसा नहीं है। आज नाते रिश्तेदारियों में दूरी जो है बढ़ती जा रही है। हालांकि इस भावना के लिए व्यक्ति का व्यक्तिवादी आदर्श ही अधिक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ज़्यादा उत्तरदायी है। और इसी कारण विवाह के पश्चात काफ़ी लड़के लड़कियां जो हैं माता पिता का घर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अलग घर बसाते हैं, और जिसके फलस्वरूप संयुक्त परिवार का विघटन भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इसमें आपको आपके मतलब की उपयोगी जानकारी मिली होंगी। और अगर आपको ये पसंद आता है, आपके लिए इसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहिए। धन्यवाद।